नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको अपने वीडियो में व्याकरण से जुड़ी हुई बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है संधि, इसके बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, संधियों को पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार समझ लेते हैं, ठीक है। जो कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर संधि समझ में नहीं आता और बहुत कुछ आता है लेकिन संधि समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको एकदम ट्रिकी माध्यम से संधि को पढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप पास में बैठे तो कॉपी पेन उठा लीजिए और रफ करते रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि है क्या। संधि का अर्थ होता है जोड़, जो कि आप लोग जानते हो, बहुत छोटा सा अर्थ होता है जोड़। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं संधि का अर्थ। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अभी मैंने बताया संधि का शाब्दिक अर्थ मेल अथवा जोड़ होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द सम धन धी, सम धन धी बराबर संधि, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द आपका हुआ सम, दूसरा हुआ धी, ठीक है। तो संधि बराबर संधि हो जाता है। तो समझ गए। तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है और यह संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये एक होता है सम, दूसरा होता है धी। सम धन धी बराबर संधि, ठीक है। तो संधि का अर्थ समझ में आया। अब देखिए, यहां पर हम नए बिंदु से बता रहे हैं आपको कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से बनने वाले नए शब्द में जो परिवर्तन होता है, या तो आप कह सकते हैं जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया दूसरी परिभाषा इसकी कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल के, परस्पर मतलब आपस में मेल से बनने वाले नए शब्द में जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और आपकी बुक में लिखा होगा कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ के मिलने से एक नया शब्द, ठीक है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आने के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ऐसा आपकी कॉपी में लिखा होगा। लेकिन यहां पर देखिए, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से बनने वाले नए शब्द से, अब देखिए दो चाहे वर्ण हो अथवा ध्वनि हो, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम, चाहे आ, इसको चाहे आप वर्ण भी कह सकते हैं और ध्वनि भी कह सकते हैं, और एक आ और ले लेते हैं बड़ा। तो देखिए ह्रस्व और दीर्घ दो, चाहे आप वर्ण ले लीजिए या इनको ध्वनि कह सकते हैं। तो इन दोनों के, ठीक है, परस्पर मेल से बनने वाले जो नए शब्द होते हैं, दोनों के मेल से एक नया शब्द यहाँ पर बनेगा, ये हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। तो इनसे मेल से बनने वाले नए शब्द में जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। समझ गए। तो अब आगे देखते हैं संधि के प्रकार। संधियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, अब यहां से आपका मुख्य स्टेप शुरू होता है, क्योंकि परिभाषा बहुत कम ही पूछी जाती है, ज्यादातर संधियों के प्रकार पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो संधियां कितने प्रकार की होती है? तो संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। देखिए, बहुत सी होती है लेकिन मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पहली संधि हमारी होती है स्वर, इसको स्वर संधि भी कहते हैं और अच स्वर संधि भी कहते हैं, ठीक है। और स्वन संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चाहे आप स्वर संधि कहिए या अच संधि कहिए या स्वर संधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दूसरी होती है व्यंजन अथवा हल संधि, ठीक। और तीसरी है विसर्ग संधि। अभी मैंने बताया आपको संधियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, चाहे इसको स्वर अच अथवा स्वन संधि कहा जाए, दूसरी है व्यंजन अथवा हल संधि और तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमारी स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि, तो इसको बहुत ही ट्रिकी माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। इसकी परिभाषा आपको नहीं पढ़नी है, केवल आप देखिए स्वर प्लस स्वर बराबर नवीन स्वर, यानी इसको कह सकते हो जब एक स्वर आने के बाद कोई दूसरा स्वर या ह्रस्व आने के बाद दीर्घ आए, ठीक है, स्वर और स्वर मिल करके एक नवीन स्वर बनाते हैं, ठीक है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ, अब देखिए एक स्वर हो गया, दूसरा ये हो गया, नवीन स्वर आपका क्या हो गया? बड़ा आ हो गया, नवीन स्वर बनाते हैं, तो इसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। देखिए, इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल एक भेद ही पढ़ाएंगे, उसके बाद में आगे हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक एक भेद पढ़ाते रहेंगे, जिससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने इस वीडियो में स्वर संधि, जो कि 5 प्रकार की होती है, ठीक है।
स्वर जो पहले है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है वृद्धि स्वर संधि, चौथी है यण स्वर संधि और पांचवी है अयादि स्वर संधि। समझ गए। अब सबसे पहले आप देखिए दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा तो आपको लिखाई गई होगी, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आने के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ऐसी परिभाषा आपको बताई गई होगी। लेकिन यहाँ हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से ट्रिकी माध्यम से एकदम आपको बताएंगे कि ये मात्राओं के माध्यम से कैसे पहचानी जा सकती है। ठीक है, तो मात्राओं के माध्यम से देखिए आ ई उ रे बराबर दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आ ई, देखिए आ ई उ और री बराबर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। अब कैसे, देखिए अब हम इसमें आपको परिभाषा के माध्यम से बताएंगे और इस ट्रिकी माध्यम से भी बताएंगे। आ ई उ री बराबर दीर्घ स्वर संधि, केवल आपको इतना ही नियम में लिखना है। दीर्घ स्वर संधि हेडिंग डाल लीजिए, इसके आगे मात्राएं लिख लीजिए। आ ई उ री बराबर आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और री की मात्रा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आ ई उ री बराबर, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं विद्या धन अर्थी। ठीक, तो अब यहां पर हो जाता है विद्यार्थी, हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम आ वाला आ। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर हम अभी एक परिभाषा भी आपको बताएं कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आने के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। तो देखिए ह्रस्व अथवा दीर्घ, ये देखिए यहां पर मात्रा, देखिए पहले शब्द में यहां पर हम लिखे दे रहे हैं परिभाषा, देख लीजिए। यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ आने के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, अब देखिए पहले आप यहां से देखेंगे परिभाषा को, ह्रस्व आ या दीर्घ आ आने के बाद, यहां तक ले लेते हैं। ह्रस्व आ या दीर्घ आ आने के बाद, कहां आने के बाद, जब आप विच्छेद करते हैं किसी शब्द का तो पहले शब्द के लास्ट वर्ण में। तो यहाँ पर ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, चाहे छोटा आए या बड़ा आए, लेकिन यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर केवल आपको मात्रा मिलेंगी। ठीक है, यदि मात्रा नहीं होगी तो हम अपने आप छोटा का उच्चारण मान लेते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसके लास्ट में आ का उच्चारण ना आता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए ह्रस्व आ या दीर्घ आ आने के बाद, तो यहाँ पर कौन सा आपको आ मिला, दीर्घ आ मिल गया। फिर आगे देखिए परिभाषा, ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, कहाँ आए, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में, चाहे ह्रस्व आ आए या दीर्घ आए। तो यहाँ देखिए ह्रस्व आ स्वयं लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो इन दोनों के स्थान पर, किसके, इस दीर्घ आ इस ह्रस्व आ, इन दोनों के स्थान पर यहाँ पर दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, यही लिखा है ना, यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ आने के बाद, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ आ हो गया। फिर ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए तो दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ आए, तो इन दोनों के स्थान पर, यानी इस दीर्घ और इस लघु, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, यानी बड़ा आ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो गया विद्याधनार्थी बराबर विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर द्या में बड़े आ की मात्रा लग गई, तो ये बड़ा आ का उच्चारण यहाँ आ गया, बराबर हो गया विद्यार्थी। अब समझ में आया। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला आ वाला उच्चारण। अब देखिए ई, आ ई उ री मैंने बताया, ई वाला, तो यदि ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई आने के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ ई हो जाता है। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र, देखिए रवींद्र। अब देखिए पहले शब्द में ह्रस्व ई और दूसरे में भी ह्रस्व ई, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई, रवींद्र में देखिए बड़ी की मात्रा लगी, बराबर हो गया रवींद्र, हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखिए विद्याधन आलय से यहाँ पर हम ले लेते हैं, विद्यार्थी हुआ था, आगे ले लेते हैं विद्याधन आलय। देखिए विद्या धन आलय बराबर
विद्यालय। अब देखिए प्रथम शब्द के लास्ट वर्ण में यहाँ पर दीर्घ आ और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दीर्घ आ, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, नियम हमारा ये कहता है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द के लास्ट वर्ण में, यानी यदि आ या आ आने के बाद, या कह सकते हो ह्रस्व या दीर्घ आ आने के बाद, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ आ हो गया, दीर्घ आ यहाँ मैंने लिख दिया। और फिर दूसरे में ह्रस्व अथवा दीर्घ आए, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ आया, यहाँ भी दीर्घ हो गया, तो इन दोनों के स्थान पर, यानी इस दीर्घ और इस दीर्घ, इन दोनों के स्थान पे दीर्घ आ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर विद्याधनालय बराबर विद्यालय, विद्या में बड़े आ की मात्रा लग गई। ठीक, तो ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं दूसरा, आ ई उ री मैंने बताया था ई में, छोटी ई के उच्चारण में। तो यहाँ पर देखिए रवि धन इंद्र, इंद्र बराबर रविंद्र। ठीक, तो वही प्रक्रिया इसमें भी, रवि वा में देखिए छोटी की मात्रा लगी, यहाँ पर ह्रस्व ई मान लिया, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी ह्रस्व ई, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। ठीक है, आ ई उ री। ठीक है, अब देखिए ई में यहाँ पर दीर्घ हो गया, यानी हमेशा होगा दीर्घ ही, तो देखिए रविंद्र में बड़ी की मात्रा लग गई। ठीक, हो गया दूसरा नियम। ठीक, अब आगे देखिए तीसरा, उ। उ में देखिए जैसे लघु धन ऊर्मी बराबर लघुर्मी। देखिए लघु धन ऊर्मी बराबर लघुर्मी। लघु घा में देखिए छोटी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर छोटा ऊ हो गया, और यहाँ पर बड़ा ऊ लिखा ही हुआ है, बड़ा ऊ, तो ह्रस्व अथवा दीर्घ इन दोनों के स्थान पे क्या होगा, दीर्घ बराबर दीर्घ हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लघुर में बड़े ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, चौथा है री। तो देखिए यहाँ पर होता है पितृधन ऋणम बराबर पितृणम। ठीक है, अब देखिए त्रा में यहाँ पर ऋण की मात्रा लगी हुई है, और ये भी ऋण हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए त्रा में ऋण की मात्रा लग गई, बराबर पितृणम हो गया। तो आ ई उ री बराबर, जहां पर आपको मिल जाए आ ई उ री, तो वहां पर आप सीधा सा टिक करेंगे दीर्घ स्वर संधि। समझ गए? ठीक, तो ये हो जाता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। चाहे आप परिभाषा के आधार पर निकाल लीजिए, या आप नियम के आधार पर, या कह सकते हो ट्रिकी माध्यम से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।